नमस्कार। आज बात करते हैं रघुराम राजन की। रघुराम राजन किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इसलिए उनके जो वक्तव्य होते हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाते हैं और उनके वक्तव्य आर्थिक न होकर कई बार राजनीतिक और सामाजिक हो जाते हैं। तब लोगों को अचंभा होता है कि क्या कोई अर्थशास्त्री ऐसा भी कर सकता है। और अभी हाल ही में उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में भाषण करते हुए बहुत अजीबोगरीब बातें की और स्वाभाविक है वो वर्तमान सरकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए अच्छी तो नहीं रही होंगी। बात करते हैं विस्तार से कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लोगों से। आते हैं वापस रघुराम राजन पर। रघुराम राजन का संक्षिप्त परिचय भी आपको बताते हैं। 2013 के पहले यानी 2013 में गवर्नर बनाए जाने के पहले तक वह भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे और स्वाभाविक है मुख्य आर्थिक सलाहकार होने के नाते वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से उनके बहुत करीबी संबंध हो गए होंगे। सितंबर 2013 में उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया और जब तक यूपीए की सरकार रही तब तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 2014 में मई या जून में जिस समय से मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला उसके बाद से सरकार से उनके मतभेद होते चले गए और इन मतभेदों ने ऐसा स्वरूप ले लिया कि सरकार ने उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया और उसके पीछे मुख्य कारण थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोज के निकाली और ऐसा बताया जिसके कारण सरकार के भी हाथ बंद गए और उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और अल्टीमेटली उन्हें वापस अपने पुराने व्यवसाय में जाना पड़ा। पुराना व्यवसाय उनका अमेरिका में है और वहाँ पर वो शिक्षा से संबंधित कुछ कारोबार करते हैं। लोग बताते हैं कि उनका प्राइवेट विश्वविद्यालय है और ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके पास। तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन ये 3+2 ईयर्स का होता है और इसमें 3 साल का पहला कार्यकाल होता है। अगर सरकार से संबंध अच्छे रहे या सरकार उनके कामों से खुश रही तो अगला 2 साल का कार्यकाल भी मिलता है, अन्यथा बात वहीं खत्म हो जाती है और रघुराम राजन के साथ भी यही हुआ। तो वो सारी चीज़ें तो हो गई, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और उस समय भी मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने एक अच्छा या ख़राब, आप जो भी कह सकते हैं, एक काम ये किया कि बैंकिंग उद्योग में एनपीए ढूंढने पर लग गए वो और एनपीए ढूंढ कर, जबकि उनको ये सारी चीज़ें मालूम थी। वो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, यूपीए कार्यकाल में कैसे लोन बांटे गए थे, क्या क्या कहाँ हुआ था, बिल्कुल नब्ज पर उनका हाथ था। इसके बाद फिर उन्होंने ढूंढ के सारे एनपीए निकाले और उनके विरुद्ध प्रोविज़न कराया गया। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो कहा तो यह जा रहा था कि वो क्लीनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर कर रहे हैं और क्लीनिंग ऑफ बैलेंस शीट कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत परेशानी हुई। ज़्यादातर बैंक घाटे में आ गए और भारतीय परिवेश के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। बैंकों का तो ऐसी पोजीशन हो गई, लोग कहते थे कि क्या हो रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ये उनकी तो विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे। खैर, अब आते हैं उनके हाल के घटनाक्रम पर। और हाल का घटनाक्रम तो ये है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने कहा, वो कई जगह उनका पब्लिश भी हो चुका है इसलिए लिखा। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने की कोई भी कोशिश भारत को तोड़ देगी। आप समझिए कितना मूर्खतापूर्ण बयान है। एक ऐसे अर्थशास्त्री से दुनिया में जिसका सम्मान है और भारत में भी लोग समझते हैं कि वो आईआईटी से जाके बीटेक करने के बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीजी किया और रिसर्च की, सब कुछ किया और बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान और कुछ नहीं हो सकता है ऐसे शख्स के लिए। इससे 2 अर्थ निकलते हैं कि वर्तमान समय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा कुछ चल रहा है, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है या बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश अगर जारी रही तो देश टूट जाएगा। उनको कहाँ से मालूम पड़ा, कैसे उनको मालूम पड़ा?
तो ये है कि जो पश्चिमी देशों में जो बितंडा बनाया जाता है, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उस मशीनरी का हिस्सा हो गए वो। और वो ऐसा हिस्सा आज नहीं हुए हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक और उसके बाद भी राहुल गांधी ने विश्व के विख्यात अर्थशास्त्रियों से अपना संवाद स्थापित किया था, विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से भी संवाद स्थापित किया था, और उस कड़ी में कई नोबेल लॉरेट लोगों से बात की थी, रघुराम राजन से बहुत विस्तार से बात की थी। और उसका उद्देश्य कोई बहुत अच्छा नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना। और इसलिए रघुराम राजन ने उस समय भी बहुत सारी चीज़ें सुझाई थी। और आपको ये भी याद होगा कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें जो न्याय नाम की स्कीम निकाली गई थी, और जिसमें यह था कि 72,000 रुपया बहुत सारी फैमिलीज के खाते में डाला जाएगा, उस न्याय योजना के जनक भी रघुराम राजन थे। आप सोच लीजिए कि अगर वो न्याय योजना लागू की गई होती तो आज देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर होती। खैर, वो तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी, लेकिन हम उस योजना की बात कर रहे हैं। उनका पूरा जोर इस पर रहता था कि भारत सरकार ऐसा कुछ करे, लोगों के हाथ में नकदी डाले, और ताकि वो खरीद सकें, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। इस तरह ये बहुत साधारण बेसिक प्रिंसिपल हैं इकोनॉमिक्स के, जो इकोनॉमिक्स का ही नहीं, जो आजकल सामान्य ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी भी समझता है इन चीज़ों को। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा कि ये समय आ गया है जब हमें बहुसंख्यकवाद का विरोध करना है पूरी ताकत के साथ, और भू राजनीतिक विकास के इस युग में हमें ये कमज़ोर बना देगा। ये जो प्रवृत्ति चल रही है, यानी बहुसंख्यकवाद की जो प्रवृत्ति चल रही है, वो देश को कमज़ोर करेगी। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये विदेशी दखल को भी आमंत्रित करेगा। क्या भाई, इतने बड़े विद्वान हैं रघुराम राजन जी, वो कह रहे हैं कि इसमें विदेशी दखल भी हो जाएगा अगर ये सब काम चलता रहा। तो क्या कहीं सरकार को बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि क्या कहीं इस तरह की प्लानिंग हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो रघुराम राजन जैसे लोग इस तरह के संदेश लोगों को देते हैं कि करना चाहिए, और इस तरीके से तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से आवाज़ें आती हैं। और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कही जिन पर पहले से ही विचार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, भारत को अगर हम छोड़ भी दें। उन्होंने कहा कि वह इस विचार का विरोध करते हैं कि भारत को विकास के लिए सत्तावादी नेतृत्व की आवश्यकता है। फिर किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? अरे भाई, अगर केंद्र में मजबूत सत्ता नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? लेकिन उन्होंने ये देखा होगा कि पिछले 10 साल यूपीए की सत्ता रही जिसमें उनके पास बहुमत नहीं था। तमाम गठबंधन की सरकार थी, तमाम छोटे छोटे दल थे जिनको संतुष्ट करने में बहुत सारी काम लगते थे, और यूपीए का दूसरा कार्यकाल तो सिर्फ लूट खसोट और इस तरह के रोज रोज मामले सामने आते थे कि जनता ने उकता करके ही मोदी सरकार को बनाने का काम किया था। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो सत्तावादी मॉडल है, ये तो विकास का पुराना मॉडल है, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको उदारवादी होना पड़ेगा। और उदारवादी होने का मतलब यह नहीं है कि हम धर्म विरोधी हो गए हैं। उदारवादी किसे कहा जाता है भारत के संदर्भ में? उदारवादी उनको कहा जाता है जो सनातन धर्म का विरोध करें, हिंदू धर्म का विरोध करें, और इस्लामिक या दूसरे धर्मों के लिए तमाम प्रोपेगेंडा चलाएं। इसका नाम होता है उदारवाद। और जो इस्लामिक और वामपंथ गठबंधन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाते रहते हैं। तो रघुराम राजन ने उनकी ही बात को और आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो उदार था। उदार था मतलब कांग्रेस के ज़माने में ये लोकतंत्र उदार था, और अब आजकल हमारे इस उदार लोकतंत्र के साथ में क्या हो रहा है? और आपको बता दें कि जिस समय वो ये बातें कर रहे थे उनके साथ डाइस पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठे हुए थे। और हमारा भविष्य उदार लोकतंत्र को मजबूत करने में है, उन संस्थाओं को मजबूत करने में है जो उदार लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, ना कि इन्हें कमज़ोर बनाने में। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक साधारण समझ का व्यक्ति समझ सकता है लोकतंत्र और राष्ट्र के अंतर को, देश और लोकतंत्र के अंतर को। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। लोकतंत्र
एक सॉफ्टवेयर है, राष्ट्र या देश है ये हार्डवेयर है। जब हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इसलिए उनकी बात को बिना काटे हुए हम ये कह रहे हैं कि ये व्यर्थ की चीज़ें हैं जो ला रहे हैं, और कहीं से एक पूरी स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये सारी बातें उन्होंने की, और छत्तीसगढ़ में ही क्यों की? उन्होंने और कहीं ये बातें नहीं की, छत्तीसगढ़ में बातें की। और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस का भी ऐसा ही रुख है। उन्होंने चेतावनी दी देश को। चेतावनी जब कोई ऐसे बड़ा पढ़ा लिखा उदारवादी अर्थशास्त्री और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति देता है तो लोग उसे ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने क्या चेतावनी दी? उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य ही हमारा उदार लोकतंत्र है, और हमें बहुसंख्यक अधिनायकवाद का सामना करके जो ऐसी शक्तियां हैं जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं उसे हराना चाहिए। अधिनायकवादी, बहुसंख्यक अधिनायकवादी शक्तियां हैं, उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनको हराना चाहिए। कौन है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं का थोड़ा हित रक्षण करती है। वैसे तो क्या करती है सभी जानते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हमें इस बहुसंख्यकवाद और ये बहुसंख्यक अधिनायकवाद को हराना चाहिए। ये तो कांग्रेस भी कहती है, राहुल गांधी भी कहते हैं। ये सब रटी रटाई शिक्षाएं हैं जो उन्होंने उनको रिपीट किया। और एक तरीके से अब उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो देश के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर इसको जरा भी हमने सताया, जरा भी दोयम दर्जे का नागरिक या इनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उथल पुथल का दौर शुरू हो जाएगा। अरे भाई, यही तो पीएफआई कह रही है। उथल पुथल का मतलब होता है सिविल वार। आप किस उथल पुथल की बात कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि हमें कमजोर कर देगी। लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? और क्या बात समझा रहे हैं आप? और उन्होंने कहा वहां पर, और बहुत तालियां भी बटोरी उन्होंने, कि कुछ साल पहले श्रीलंका में ऐसा हुआ था। कैसा हुआ था? आपने देखा होगा कि श्रीलंका में मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरुद्ध सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की थी। उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और आज श्रीलंका में जो उथल पुथल हुई है उसकी उत्पत्ति उसी समय हो चुकी थी, और वो आपने किया। अब रोजगार नहीं वहाँ बन रहे थे, लोग सड़कों पे आ गए और इसलिए स्थितियाँ बन गई। ठीक है, रोजगार एक वैश्विक समस्या है आजकल। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर रोजगार की समस्या ना हो, और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, और जो सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इसके पहले की जो सरकारें रही हों, उनका 50% काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में लगता है, और 25% काम दंगे फसाद इन सबसे निपटने में लग जाता है। और कांग्रेस के समय तो लगभग 90% काम इसी में लगता था। 9% काम आप रख लीजिए कि वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, थोड़ा बहुत जो बचता था उसमें देश का काम हो जाता था। तो ये किसी सरकार, किसी दल की बात नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जिस देश में सरकार की क्षमता का 50% से अधिक भाग सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाने में सरकारों का लग जाता हो, विकास क्या होगा? और बाकी में विपक्षी नेताओं का सामना करने में लग जाता हो कि विधानसभा, लोकसभा में बहिर्गमन और विरोध का इस ढंग से हो जाता हो। इसीलिए तो होता है कि चीन और भारत में कोई समानता नहीं, कोई तुलना की नहीं जा सकती है। और हम ग्रोथ का कोई भी मॉडल लें चीन से या किसी ऐसे देश से जहाँ पर इन नीतियों का अनुपालन किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका में जो किया गया था अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, वो लोगों को नौकरी न देकर लटकाने भटकाने वाला कार्य था, वो बहुत दिनों तक सफल नहीं होता है। इसलिए आज ये विध्वंसकारी चीज़ें हो गई। और मोदी सरकार भी लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रही है, इसलिए उनको भटकाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। ये तो किस तरह की बात है? उन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान का जो विकास मॉडल है, ये उस रास्ते की तरफ इशारा करता है जो पुराना मॉडल है, ऑब्सोलीट मॉडल है, खत्म हो चुका है, जिसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, और उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि इससे तो विकास संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने ज़्यादातर अल्पसंख्यकों, दोयम दर्जे और इस सब पे बहुत पूरा फोकस बनाए रखा, और उन्होंने कहा, कई चीज़ों का उदाहरण दिया।
उन्होंने उदाहरण दिया कि रेलवे में 35,000 नौकरियां निकली थी और उसमें 1.25 करोड़ आवेदन पत्र आए, जो ये शो करता है कि भारत में नौकरियों की क्या स्थिति है। लेकिन मेरा जो ज्ञान है, भारत में नौकरियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही, आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं। और जब हम लोग अपने समय में नौकरी ढूंढते थे और गांव के भोले भाले लोग, पढ़े लिखे, एक से एक मेरिटोरियस लोग, जो नौकरी सामने आती थी, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो हथकरघा निगम की हो, चाहे उद्योग विभाग की हो, कहीं की भी हो, चाहे वो प्राइमरी के टीचर्स को, वो उसमें घुस जाते थे। और आज तक वही परंपरा चली आ रही है। बहुत सारे आजकल तो और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें लोग चले जाते हैं। लेकिन आप समझिए, नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। अगर देश में उद्योग धंधे बढ़ें तो नौकरियां अपने आप होंगी। चीन में क्या लोग सरकारी नौकरी करते हैं? लोग उद्योगों में नौकरी करते हैं। आप उनका प्रोडक्शन देखिए, उनके यहाँ अनुशासन देखिए, उनके यहाँ श्रम कानून देखिए, कहीं उफ नहीं होती है। लेकिन भारत में तो यहाँ आंदोलन भी होते हैं नौकरी के लिए, कैंटीन में बवाल होता है। कितनी ऐसी जो फैक्ट्री हैं जो चीन से शिफ्ट होकर अगर भारत में आई और वो ठीक से नहीं चल पा रही हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हम भारत में कहाँ आके फंस गए। क्योंकि हमारा राजनीतिक वातावरण ऐसा है, हमने बना रखा है कि सरकार को घेरने के नाम पर देश की ऐसी ऐसी कमियां बताते हैं जो वाकई कहीं पे होती नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करते हुए ये एक तरीके से ये लगाया कि जब नौकरियों की इतनी ख़राब हालत है तो स्वाभाविक है कि जो मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ जो भी कर रही है वो सिर्फ इसीलिए कर रही है, उनका ध्यान बटाने के लिए कर रही है। अब आप समझिए कि ये किसी कोई ज्ञान की बात नहीं है। आप सोशल मीडिया में देखें तो एक वर्ग विशेष इसी को पैरोकार करता है। ओवैसी को अगर कभी कुछ करना होता है तो चाहे पत्थरबाजों की घटना हो, चाहे वो नूपुर शर्मा का केस हो, चाहे वो सर तन से जुदा करने की घटना हो, उसमें हर एक में कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं कि भाई हम संविधान को लेकर चलते हैं और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है और नौकरियों से ध्यान भटकाने के लिए, अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ये कर रही है। ये तो देश में प्रोपेगेंडा फैल ही रहा है। हो सकता है ये सच्चाई हो, लेकिन इस सच्चाई को बताने के लिए रघुराम राजन को अमेरिका से यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता थी? ये तो ओवैसी बता रहे हैं, उनका भाई अकबरुद्दीन बता रहा है, एक से एक औने पौने लोग बता रहे हैं, रोज ही बताते हैं। तो उन्होंने कई आंकड़े भी शेयर किए कि देखिए भारत की बहुत ख़राब स्थिति है। कुल मिलाकर उन्होंने ऐसा एक आंकड़ा पेश किया कि भारत की स्थिति बहुत ख़राब है और हमें सावधान रहना चाहिए और अधिनायकवादी सरकार को हराना चाहिए। और जब तक कोई और ऐसी सरकार नहीं आती जो उदारवादी हो, जिसमें अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित महसूस करें और अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नहीं बल्कि प्रथम दर्जे के नागरिक बने, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। उनको ये नहीं मालूम है, उनका ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया, शायद ओवरफ्लो हो रहा है ज्ञान, या उन्होंने अपना बुद्धि और विवेक खो दिया है। कई प्रोपेगेंडा उन्होंने स्वयं चलाए। कभी वो ब्रिटेन के फेडरल बैंक के गवर्नर बनने जा रहे थे, कभी उनको अमेरिका में कोई बड़ी पोजीशन मिल रही थी। जितने भी इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड में इधर उधर होते हैं वो अपना टिकट कटाकर वहाँ जाते हैं और कुछ ना कुछ वक्तव्य देते हैं। चूँकि भारत वहाँ होता है, वहाँ पर भारतीय मीडिया को घेर कर वक्तव्य देते हैं और भारत में सुर्खियाँ बटोरते हैं और उनका काम रहता है मोदी सरकार को टारगेट करना। अब की बार भी एक राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन है जिसको संबोधित करने वो आए और उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह से बहुत सारी चीज़ें कहीं मोदी सरकार के लिए, अधिनायकवादी शक्तियों को हराना और ये करना वो करना। मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देते हैं। आज रघुराम राजन की पूरे विश्व में कहीं भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। भारत के जो भी अब तक गवर्नर रहे हैं वो जहाँ कहीं किसी विश्व के फोरम पर बोलते हैं, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। कितने बड़े देश का फेडरल बैंक का गवर्नर रहा है और आज रघुराम राजन उसी बायोडाटा को लेके कि पूर्व गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, उसको लेके ही घूमते हैं, तभी उनकी बात सुनी जाती है और लोग बाद में अफसोस करते हैं, करे ऐसे लोग भी भारत में होते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन ने उनको, जो वहाँ की विकास परिषद है उसका अध्यक्ष बना दिया है, उनको एक बड़ा काम दिया गया। आप सोचिए, इस काम के लिए वो वर्षों से पीछे पड़े हुए थे, मोदी सरकार पर भी दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो हो नहीं सकता था क्योंकि मोदी सरकार ने तो उनको निकाला था, अपनी सत्ता से बेदखल किया था, रिजर्व बैंक में थे, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था। तो इसलिए उनके शासनकाल में तो इनको दूसरी कोई मौका मिल नहीं सकता था। लेकिन अब आप बताइए, एक राज्य के विकास परिषद के अध्यक्ष होने से भी बहुत खुश हैं, तो
देखिए तमिलनाडु की क्या स्थिति बनती है और उस समय राज्य और केंद्र के संबंधों पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करते हैं, वो कितने दिनों में कर पाते हैं, कब तक करते हैं, ये निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री कितना नियंत्रण उन पर रख पाते हैं। तो हमें ऐसे अर्थशास्त्रियों के ऊल जलूल और फिजूल बयानों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जितनी ज्ञान की बातें की हैं वो यहाँ पर हाई स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी भारत में रखता है, और वही ज्ञान की बातें, अज्ञानता भरी बातें बहुत सारे विरोधी दल भी कहते रहते हैं। और इसलिए आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ मूर्ख लोग ही मूर्खता की बात नहीं करते हैं, कई बार बड़े बड़े विद्वान भी मूर्खता की बात करते हैं, बहुत चतुराई से, किसी स्वार्थ में लोगों को टारगेट करने के लिए। इसलिए जब भी कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति मूर्खता की बात करता है तो उसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।